अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सलीम बुखारी शो एंड आई एम योर होस्ट सायरा मसूद। इंतहाई अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है जिसकी फुटेजेस देखकर हर पाकिस्तानी की आंख इस वक्त अश्कबार है। काना में एक ट्यूशन सेंटर के छत गिरने से 15 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं और 35 के करीब बच्चे ताहाल मलबे तले दबे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ माई होल टीम मैं इस वाक़े पर, इस सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करती हूँ, मगर इसके साथ साथ हुकाम से ये मुतालबा करती हूँ, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, कि इस वाक़े के जो जिम्मेदार हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी मशरिक़ वुस्ता में जारी कन्फ्लिक्ट जो कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी है उससे। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि अमरीका का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ उसको लीड कर रहे हैं, वो दोहा में पहुंच चुका है। मगर ईरान की जानिब से ये बारहा कहा गया है कि कोई भी हाई लेवल मीटिंग स्केजुअल्ड नहीं है बिटवीन ईरानियन डेलीगेशन और अमरीकी डेलीगेशन, और कतरी ऑफिशियल्स भी इस बात की तस्दीक जो है वो कर चुके हैं। मगर ट्रंप कह रहे हैं कि कतर के अंदर एक इजलास होने जा रहा है जिसमें ईरान के जोहरी हथियार के खात्मे पर बात होगी, मगर ईरान इस तरह की तमाम खबरों की ताहाल जो है वो तरदीद कर रहा है। और इस्माइल बकाई साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी हतमी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरा तब तक उसका आगाज नहीं हुआ है। इसके अलावा हॉर्मुज़ के मामले के ऊपर, मुंजमद असासों के मामले के ऊपर, लेबनान के मामले के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस देखी जा रही है। सो डिस्पाइट हैविंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान एक हतमी मुआहिदा जिससे पायदार अमन की तरफ जो है वो बढ़ा जा सके, वो मुमकिन भी है या नहीं, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे से में हम बात करेंगे भारत की जानिब से जो अभी दहशतगर्दी की जा रही है, जो सिंतास मुआहिदे को यूनिलैटरली बार बार मुअत्तल करने की धमकियां दी जाती हैं, उस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए इस्लामाबाद जो है वो होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल समिट और कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी। तो इसके अंदर पाकिस्तान ने किस तरह का मैसेज जो है वो भारत को दिया है, इसके साथ साथ खित्ते के दो बड़े ममालिक चीन और रशिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखेंगे। एंड लास्ट सेगमेंट में पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सायरा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। पहली बात तो यह है कि जो आपने इब्तदाइया में कहा, यकीनी तौर पर ये एक अंदोहनाक वाक़या है, और इससे जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि जो भी ये मंज़र देख रहा है उसकी आंख अश्कबार हुए बगैर रह नहीं सकती हैं। जो एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनकी पंजाब की, उन्होंने बहुत बर्क रफ्तारी से फ़ैसला करते हुए न सिर्फ ये वहाँ रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं, बल्कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहा है कि जो बच्चे ज़ख्मी हैं उनका इलाज फिलफौर किया जाए और कोई जो गुंजाइश ना रखी जाए इसमें कि जितने बच्चों की जान बचाई जा सकती है उसके लिए कोशिशें हों। और हमने देखा भी कि जिस किस्म की एक्टिविटी वहाँ हो रही है, अल्लाह करे कि और बच्चे जो है मलबे के नीचे से ज़िंदा निकल आएँ। उम्मीद कम होती जा रही है जो वक्त गुजरता जा रहा है। बस इसका दर्द जो है वो उनके माँ बाप से ही कोई देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू योर मेन सब्जेक्ट, देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो जो एप्स्टीन का तोता है ना, असल में उसमें मुझे यकीन है कि उसमें ट्रंप की जान है जी। जो ही वो तोता जो मुसाद के ज़रिए हासिल किया गया और नेतन्याहू के हाथों में है, वो उसकी गर्दन मरोड़ते हैं, वो यू टर्न लेके कुछ ना कुछ बातें करनी शुरू कर देते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो न सिर्फ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के शान निशान नहीं हैं, बल्कि काफ़ी हद तक अहमकाना लगती हैं। जैसा उन्होंने एक वक्त में कहा था, हम ईरानी तहजीब का खात्मा कर देंगे। ये एक ऐसा इडियोटिक स्टेटमेंट है जिसका हर एक ने मजाक भी उड़ाया बाद में। अब वो फिर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो हम इसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। दुनिया अब ये जान चुकी है कि अमेरिका की वो तमाम कोशिशें जो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए थी वो नाकाम हो चुकी हैं और अपना सा मुँह लेके ट्रंप की फोर्सेस जो है उस खित्ते से काफ़ी हद तक निकल गई हैं और बाकी भी निकलने के लिए बेकरार बैठी हुई हैं, मजबूरी में वहाँ हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए एक तो जो ताज़ा हमले किए हैं अमेरिका ने ईरानी टारगेट्स पर, उसका जवाब तो दे दिया ईरान ने ना। ईरान तो मतलब है उधार रखता नहीं है ना जी। हाँ। उसके बाद जो कुछ उसने बहरीन और कुवैत के अमरीकी अड्डों के साथ किया है वो तो आप देखिएगा। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा था, और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि वो कितना नुकसान हुआ है अमेरिका का, उसके एस्टीमेट्स अभी अमेरिका लगवाना ही नहीं चाहता था कि दुनिया को पता ना चले कि हमारी तबाही हुई कितनी है। तो उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने इतवार को होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो मनसूख कर दिए थे कि हम अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। अभी भी वो अमेरिका के साथ बराह रास्त बात करने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जो अमेरिका ने की है वो अपनी जगह, लेकिन जो नेतन्याहू कर रहे हैं लेबनान के अंदर और गाज़ा के अंदर, इसके ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात का ना कोई नतीजा निकलेगा, ना हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ठीक है। ये जो ईरान के जनरल माजिद इब्न रज़ा ने कहा है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, ये वो साबित कर चुके हैं। जी। जब भी अमेरिका ने कोई लिबर्टी लेने की कोशिश की है या नेतन्याहू ने कोई एडवेंचर किया है, जवाबा गज़ल आया है फ़ौरन, और इफ़ेक्टिव आया है। क्योंकि अगर 2 दिन के बाद ट्रंप बातचीत करने के लिए मचल रहे हों तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ ये कि उनको अपने अहदाफ हासिल नहीं हुए, बल्कि उनका अपना बहुत नुकसान हुआ है। ये एक लॉजिकल बात है, इसको आप बिल्कुल लॉजिकल तरीके से देखें। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अपना कोई वादा जो है वो पूरा नहीं कर रहा, ना अपने वादों का पास कर रहा है, इसलिए कि ये ट्रंप के भी हाथ में नहीं है। क्योंकि वो जो एप्स्टीन जो है वो कुछ भी करवाने के लिए, नेतन्याहू ट्रंप से कुछ भी करवाने के लिए बज़िद हैं, और वो कुछ ऐसा करवा के रखेंगे कि ना तो ट्रंप बचेंगे ना अमेरिका की रेपुटेशन बचेगी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ जी। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा था कि जो 24 अरब के असासे हैं ईरान के, उनमें से 12 अरब के असासे अमेरिका में हैं और 12 अरब के असासे नेशनल बैंक जो है, स्टेट बैंक जो है कतर का, उसमें रखे हैं। और उस मुआहदे में ये तय था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कि 6-6 बिलियन की किस्तों में, 2 किस्तों में ये असासे ईरान को दे दिए जाएंगे जी। इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। सो देयरफॉर आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि अमेरिका तो अपनी कमिटमेंट पूरी ना करे और ईरान जो है वो उनकी हर बात मानता जाए। ये हो नहीं सकता, ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि ये होगा। ईरान पैरेलल चलेगा, आप कोई एक्ट करेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा, आप एग्रेशन करेंगे वो जवाब देगा। यही कुछ हमने अब तक देखा है। ठीक है जी। मसूद पेज़ेश्कियान भी यही कह रहे हैं बुखारी साहब कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ईरान तभी अमल करेगा अगर आप भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो देखिए ना, ये असूल की बात है, नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक साइड को दबाते चले जाएं, आप जो मर्जी करें, ये नहीं होता। क्योंकि जंग आपने जीती नहीं है, आप डिक्टेट कराने की पोजीशन में नहीं है, ना ईरानियों की शिरस्त में है कि वो डिक्टेशन ले। तो ऐसी सूरत हाल में तो गिव एंड टेक के तहत आप कुछ करेंगे, उसके जवाब में ईरान कुछ करेगा, उसके जवाब में आप करेंगे। फिर ये गिव एंड टेक का मसला जो है, ये अगर नहीं चलेगा तो कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। एक बात। दूसरी बात यह कि लिबनान में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आइटम नंबर 1 है कि तमाम महाजों पर जंग बंद होगी, इंक्लूडिंग लेबनान। मुझे बताइए कि इस शिक के बाद नेतन्याहू के पास क्या जवाब है लेबनान के ऊपर हमले जारी रखने का? और अमेरिका क्यों खामोश बैठा है? कोई अगर मुझे ये कहना चाहता है कि नेतन्याहू अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अगर नेतन्याहू को ऑन हिज ओन छोड़ दिया जाए तो 4 घंटे में इसराइल की सफ़ाए हस्ती से वाक़तन मिट जाएगा। अहमदी निजात का कोट मैं आपको बताता हूँ, जिसने कई साल पहले कहा था। तो फिर बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप रिपीटेडली इस तरह के स्टेटमेंट्स तो देते रहे हैं इसराइल को लेकर के, लेबनान में जो कार्रवाइयां कर रहा है इसराइल उससे एग्री नहीं करते, लेकिन आज भी लेबनान का स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनूबी लेबनान में इसराइल ने कार्रवाइयां की हैं। ना सिर्फ वहाँ, गजा में देख लीजिए, गजा और लेबनान में उसकी नेतन्याहू का मिलिट्री एडवेंचरिज्म जारी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो डूब मरना चाहिए लेबनान के सदर साहब को और लेबनान की हुकूमत को, जिन्होंने जाके 2 मरतबा अमेरिका में बैठ के मुआहदा किया, जंगबंदी की, और उसके किसी एक शिक के ऊपर नेतन्याहू ने अमल नहीं किया। लानत है ऐसे मुआहदे पर और लानत है ऐसा मुआहदा करने वालों पर। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा कि हिजबुल्लाह जो है वो इनकी किसी मुआहदे की पाबंदी नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। जब आप उनके खिलाफ जाहरियत रोक ही नहीं रहे हैं, जब आप उनको एलिमिनेट करने और डिसार्म करने की बातें कर रहे हैं, आज मैं आपको बताऊं, हिजबुल्लाह अगर ना हो तो लेबनान कब का इसराइल का हिस्सा बन चुका होता। और ये बात कोई मैं पहली नहीं बुझवा रहा हूँ, ये बात सारी दुनिया को पता है। वहाँ पर वाहिद रेजिस्टेंस फोर्स जो है दैट इज़ हिजबुल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते जाएं और उनसे ये तवक्को रखें कि वो आपकी हर बात माने। ये नहीं होगा, ईरानियन के साथ तो ख़ास तौर से कभी भी नहीं होगा। अब आ जाए जनाब इस पर। आपने हुर्मुज़ देखिए, इस वक्त मोस्ट कंटेंशन पॉइंट जो है, इसको आप कहिए कि जो सबसे हसास पॉइंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। क्यों है उसकी वजह सबको मालूम है। ये कोई टेंशन नहीं थी यहाँ पर, ये खुला था आमद और रफ्त के लिए, सब दुनिया के जहाज आ रहे थे, जा रहे थे। ये पंगा किसने लिया आप बताएं? अमेरिका ने ये पंगा लिया, कहा कि जी हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। ईरान हैड टू रिएक्ट।
उसके बाद आप यहाँ से भागे, उसके बाद भाग के आपने 400 मील दूर ईरानियन वाटर से नाकाबंदी कर दी। फिर आपने कहा हम नाकाबंदी नहीं खोलेंगे, फिर आप खोलनी पड़ी। जी। कहने का मतलब ये है दीज आर ईरानियन एंड ओमानीज वाटर्स। ओमान की छोटी सी रियासत है, वो आ जाते हैं प्रेशर में नेतन्याहू के, अब डोनाल्ड ट्रंप के, इसलिए वो उनका कोई ना कोई मर्जी का बयान देते हैं। लेकिन इस बात पे ओमान और ईरान एक पॉइंट पर है कि दीज आर आवर प्रॉपर्टी, दीज वाटर्स, और यहाँ हम कंट्रोल हमारा होना चाहिए। ईरान इसके ऊपर बज़ नहीं करेगा किसी सूरत में भी कि उसको यहाँ से फारग कर दिया जाए। वो ये कहते हैं कि ईरान हमारी सरजमीन है, दीज आर आर वाटर्स, हम यहाँ पर किसी बैरूनी कुव्वत को मदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा जो फ्रांस के सदर है मैक्रोन, उन्होंने एक बयान दिया कि हम वहाँ के इत्तेहादियों के साथ मिलके और वो जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं वहाँ वो साफ़ करेंगे। ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि भाई साहब, तर्जमान उनके जो हैं इस्माइल बकाई साहब, उनका स्टेटमेंट है थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, स्टे अवे। और ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्लियर था कि ये ईरान करेगा। लिहाजा पंगेबाजी क्यों, ये पंगेबाजी कर करके उन्होंने मतलब है इस सूरत हाल को भी गंभीर बनाया हुआ है, और यानी मशरिक़ वस्ता में जो टेंशन है वो कम होने की बजाय एक मरतबा फिर मुझे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, नुकसान जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का होगा। अब आ जाए दूसरी बात। ठीक है। देखिए, एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न प्रेस में और ख़ास तौर से अमेरिकन प्रेस में कि ये सदर पुशकियान हों या इराक़ची हों या दीगर मुज़ाकरातकार हों, ये गालिबन रहबर आला जो है उनका, यानी सुप्रीम लीडर जो है, उनकी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं मुज़ाकरात। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सॉरी, जो पुशकियान का बयान है उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि हर पॉइंट के ऊपर जो रहबर आला है उनको उनकी मुसलसल हम आहंगी और मुकम्मल हम आहंगी जो है वो मौजूद है। अदरवाइज अगर वो ना चाहे तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जी ठीक है, बिल्कुल। अपने हरमुज़ के हवाले से ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए है। क्या इस जंग ने ये बात साबित कर दी है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईरान सिर्फ हरमुज़ को कंट्रोल करके पूरी दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल कर सकता है और ईरान के दिफा की गारंटी सिर्फ अपना हरमुज़ है? जी देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हरमुज़ के मामले के ऊपर ईरानियंस आर नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज एट ऑल। वो अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, इसके साथ साथ अगर हम लबनान के मामले के ऊपर देखें तो वहाँ पर भी ईरान जो है वो कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रिक्ट स्टांस लिए हुए, लेकिन आपको नहीं लगता कि का एक डबल गेम जो है वो खेल रहा है? एक तरफ तो ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये वादा करता है कि हम जो है वो हर महाज के ऊपर जंगबंदी करेंगे, लबनान से इसराइल अपनी फौजों का इनखला करेगा। दूसरी तरफ जो लबनान के साथ मुआहिदा होता है उसके अंदर इस बात की गारंटी दी जाती है कि इसराइल की फोर्सेज जब तक चाहें वो लबनान के अंदर स्टे कर सकती हैं। देखिए, ये जो मुआहिदा उन्होंने किया है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है लबनान और इसराइल के बीच, इसको हिजबुल्लाह ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। और इसी तरीके से ईरान ने भी ये कहा है कि इसराइल की फ़ौजों का लबनान के किसी हिस्से में मौजूद रहना जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह और ईरान का ये मौक़िफ़ जो है बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, इसके ऊपर और भी बहुत सारे मामलात के जो है हमें डिस्कशन करनी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत ही खौफनाक किस्म की और होशरुबा किस्म की रिपोर्ट शाया की है, उस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है और उसमें लिखा है कि एक्चुअली जो नुकसान अमरीकी बेसिस को हुआ है ईरानी हमलों के नतीजे में, उसको पेंटागन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रिपोर्ट कर रहा है। सेकेंडली, वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि अमेरिका अब सीरियसली कंसीडर कर रहा है कि मशरिक़ वुस्ता से अपनी बेसिस जो है उनको मूव कर ले। कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्यों कहा है? जी, एक तो ये कि जो खलीजी रियासतें हैं उनमें 19 ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं। उनमें से 11 टारगेट रहे हैं ईरान का थ्रू आउट। जी, जो तबाही वहाँ हुई है उसका अशरे अशीर भी अभी तक पब्लिक नॉलेज में नहीं आया है। मैं आपको एक दो मिसालें उसकी दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि कतर में वाक़ जो सबसे बड़ा सैटेलाइट रेडार सिस्टम था जो कई बिलियन डॉलर के साथ बना हुआ था, एक तो हो गया।
उसके बाद हमने देखा कि दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर जो तैयारे रिफ्यूलिंग के लिए आए थे 5 की लाशें पड़ी थी, देखी हुई ना आपने, जी। तस्वीरें भी आई थी हाँ उसकी। जी। उनके ऊपर एक्शन भी किया यूए वालों ने कि जिन्होंने तस्वीरें रिलीज़ की थी उनको गिरफ्तार भी किया वगैरह वगैरह। ठीक, लिहाजा ये तय हो गया कि जिन जिन अड्डों से हमले हुए थे, जहाँ जहाँ ईरान ने रिएक्शन में हमले किए, वहाँ बर्बादी बहुत हुई है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इन ममालिक पर जब ईरान ने हमले किए तो ये जो गारंटर था अमेरिका वहाँ, जिसकी वजह से उसने अड्डे बनाए हुए थे वहाँ, कहीं आया अमेरिका, कहीं देखा आपने अमेरिका ने आके प्रोटेक्ट किया हो? यूएई को किया हो, कतर को किया हो, बहरीन को किया हो, कुवैत को किया हो, किया किसी को? लिहाजा वो जो एक फेथ था कि अमेरिका हमारी प्रोटेक्शन के लिए आएगा, वो शैटर हुआ है। बल्कि न सिर्फ ये कि ये शैटर हुआ, बल्कि उनका नुकसान हुआ है। उनके लोग मारे गए इन हमलों में। उनकी यानी उनकी सरहद के अंदर अंदर जिस किस्म की तबाही मची है वो काबिल दीद नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सारा नुकसान बर्दाश्त करते हुए जिस किस्म का क्रिटिसिज्म ट्रंप के ऊपर उसके अपने अदारों में हो रहा है, पेंटागन का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन जो दीगर अदारे हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो सेनेट है, वहाँ जो जुतम पजार हो रही है ट्रंप के ऊपर, वो आपके सामने है। एक बात। तीसरी बात, इसराइल की ये ख्वाहिश आज की नहीं है, बल्कि ये तो ख्वाहिश कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से है कि अमेरिका ये अड्डे यहाँ से ख़त्म करे और इसराइल में ले आए, ताकि हमारी सत्य खैरें हो जाएं, हाँ जी। हमें कोई डर ना रहे किसी का भी। इसीलिए ये जो रिपोर्ट शाया हुई है ये बेमानी नहीं है, ना ये अनफाउंडेड है। ठीक है। 3 फैक्टर्स हमने एस्टैब्लिश कर दिए। एक ये कि जो ईरान अमेरिका का नुकसान हुआ है इन खलीजी अड्डों में जो उसके ममालिक के हैं, बहुत बड़ी वजह है। जी। दूसरा ये कि उसको ईरान के मुकाबले में जंग नहीं जीत सका है, वो अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद। हाँ। 2 नहीं 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आए जी। और जख्मी परिंदों की तरह से फड़फड़ाते हुए कोई जाके यूनान की वर्कशॉप में ठहरा, कोई जाके 600,000 किलोमीटर दूर जाके जिसने पार्क किया। एक बात। तीसरी बात यह है कि इसराइल जो कुछ ईरान के साथ कर सकता था उसके जवाब में ईरान ने जो कुछ उसके साथ किया है, ये भी तय हो गया है कि इसराइल इज़ वल्नरेबल। पहली दफ़ा इसराइल के लोगों को तो ये पता नहीं था जंग होती क्या है। बिल्कुल वो ठीक तो है। सिर्फ पता था शाम के लोगों को, लिबनान के लोगों को, गजा के लोगों को। पहली दफ़ा उन्होंने हीट फील की है कि जंग होती क्या है। हाँ, और फिर अब मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ से भी प्रेशर है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, जी। टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट कर रहा है कि ये अड्डे इसराइल में आ जाएंगे, जैसा तो क्या मैंने- ऐसा पॉसिबल है? जैसा मैंने कहा कि ये उनकी बहुत दरीना ख्वाहिश है, लेकिन अब ये ट्रंप के बस में नहीं है। ठीक है। हैविंग लॉस्ट द वॉर, आई वुड से, अगर आप इसको एनालाइज करें एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, अमेरिका लॉस्ट द वॉर। यस। या इसको आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, अमेरिका कुड नॉट विन द वॉर। यस। दोनों एक ही बात है। तो इसके नतीजे में वो चाहेगा कि यहाँ से या तो अपनी, देखिए ना, रोबियो वर्ल्ड विन टूर के ऊपर आया 3 ममालिक के दौरा करने के लिए 2 दिन के बीच में, उन्हें कहने के लिए खुदा के लिए हमें यहाँ से फारग करने की अभी जल्दी ना करें आप। सऊदी अरब इससे ऑलमोस्ट निकल चुका है, क्योंकि अगर उसने ना निकलना होता तो फिर दफाई पैक्ट वो करता अमेरिका के साथ। जी। उसने किया है पाकिस्तान के साथ। एक और नया फैक्टर जन्म ले रहा है इस पूरे रीजन में, एंड दैट इज R4। पता है ना कौन कौन है उसमें? जी। तो ये रियलिटीज़ जो हैं ये इसलिए हैं कि अमेरिका से सब उकताए हुए हैं। एक तो ये कि किसी लम्हे भी अमेरिका और इसराइल इस खित्ते में फिर जंग के बादल जो है वो न सिर्फ मंडलाने लगेंगे बल्कि जंग शुरू हो जाएगी। नहीं चाहता कोई भी मुल्क, ये छोटी छोटी जो रियासतें हैं वो नहीं चाहती कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके घरों तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, R4 की आपने बात की, इसी को काउंटर करने के लिए शायद एक नया नेक्सस भी बन रहा है, भारत, यूएई और इसराइल। इसको किस तरह से देखते हैं? इसको मैं कहता हूँ ये इत्तेहाद सलासा। इत्तेहाद सलासा शैतानों का, ये शैतानों का इत्तेहाद सलासा है। यूएई ने एक मुसलमान मुल्क होने के नाते, मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सेंसिटिविटीज़ हैं, उन्होंने सबसे पहला हमला हम पर यह किया कि जंग के बादल वहाँ न सिर्फ मंडला रहे थे बल्कि जंग हो रही थी जब हमसे कहा साडा माल कड्डो। और $3.5 बिलियन की कैश अदायगी इज नॉट ए स्मॉल थिंग। हैट्स ऑफ टू सऊदी अरेबिया, जी। व्हिच केम टू आवर रेस्क्यू। उसने कहा ओके ये 3.5 तो उसको दें और ये 1.5 आप रखें। $5 बिलियन दिए सऊदी अरब ने। ठीक है, नॉट ओनली दैट, जंग के दौरान दैट उस मुल्क की लीडरशिप ने नेतन्याहू को इनवाइट किया फॉर ए विजिट, एंड ही विजिटेड यूएई।
ये बयान मेरा नहीं है, ये ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि अपना इजरायली प्राइम डिफेंस मिनिस्टर सिस्टम भी दिया है के इजराइल ऑफिस ने। का स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए क्या कहेंगे आप इसको, हाउ विल यू सी दिस एक्ट? बिल्कुल ठीक है। तो बुखारी लिहाजा साहब, ये जो 3 का इत्तेहाद सलासा है, बनने दें, इससे कोई नो हेवंस आर गोइंग टू फॉल। यहाँ भी तो बना हुआ था ना कि हमारे खिलाफ नहीं है इसराइल और हिंदुस्तान दोनों ने हाथ जोड़े हुए, तो क्या हुआ? एनीवे, हैविंग सेड दैट, जी यस, इसराइल में अमेरिका की सारी बेसिस ना सही लेकिन कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर अगर ट्रंप रहता है तो। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती। नवंबर इज़ नॉट फॉर अवे, जी बिल्कुल। मिड टर्म इलेक्शन होना है, नेतन्याहू ने फारग होना है, इसलिए कि उसके प्रेसिडेंट होते हुए उसकी पार्टी के अंदर से 4 से 5 लोगों ने उसके खिलाफ वोट लिए, बिल्कुल ठीक जिसकी है। वजह से वो रेजोल्यूशन पास हुई है जिस तमाम इख्तियारात जंग का ऐलान करने के और जंग शुरू करने के जो है वो सलब कर लिए गए। बुखारी साहब, आप समझते हैं कि अगर अमेरिका वाकई ही गौर कर रहा है अपनी बेसिस यहाँ से मूव करने पर, तो नेतन्याहू और इसराइल बहुत वल्नरेबल हो जाएगा मशरिक़ वुस्ता में? क्या यही पैनिक, यही जल्दी हम देख रहे हैं कि इसराइल पहले तो यहाँ सिर्फ गजा में कार्रवाइयाँ कर रहा था, फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा था, लेकिन अब एक साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ लेबनान में जारी हैं, गजा में वायलेशंस की जा रही हैं, शाम में वायलेशंस, तो तीनों साइड्स के ऊपर वो ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की देखिए, कोशिश पहली कर रहा बात तो यह है कि जो शाम के सदर हैं, जो पहले कभी दाइश में होते थे अमेरिका की मर्जी से, और मैं बहुत तकलीफ से ये कहता हूँ कि टर्की की कनाइवेंस से वो सदर बने, वहाँ से हाफिज असद के बेटे की जो बशार अल असद है हुकूमत को ख़त्म किया गया। लेकिन अब उसको भी समझ आ रही है कि इसराइल इज़ अनरिलायबल, इसलिए कि उसके इलाकों पे कब्जा कर लिया उसने, वहाँ भी बैठे हुए हैं, और वहाँ से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। अल सरा जो वहाँ के इस वक्त सदर कह लें या वज़ीर आज़म जो भी है वो, हैविंग सेड दैट, इसराइल डेस्परेट कोशिशें कर रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म ना हो। ये बार बार मैं कह चुका हूँ, बार बार मैं इस पे इंसिस्ट करता हूँ, इट सूट्स नेतन्याहू दैट द वॉर कंटिन्यूज। और वो एप्स्टीन का तोता जब वो मरोड़ता है, भाई ट्रंप जो है उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं। उनको ये भी याद नहीं रहता कि वो एक बहुत बड़ी कुव्वत के प्रेसिडेंट हैं, उनको बोंगियाँ नहीं मारनी चाहिए, लेकिन उनकी बोंगियाँ जो हैं वो तारीख में चटकले और लतीफ़ों के तौर पे सुनी जाया करेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। मशरिक़ वुस्ता की करंट सिचुएशन क्या है, पॉसिबली किस तरफ मामला जा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सलीम बुखारी साहब का तज्जिया आपने जाना। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक से वापस आकर हम इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। भारत की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जाती हैं कि पाकिस्तान में पानी का एक कतरा नहीं जाने देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली मुअत्तल करने की धमकियां दी जाती हैं। तो इसी हवाले से इस्लामाबाद आज जो होस्ट कर रहा है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वाज़े तौर पर बताया गया है हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स की जानिब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, अता तारर साहब क्या कह रहे हैं वो ज़रा देखिए। India says it will place this treaty in abeyance. India is not merely suspending meetings, it is striking at an international compact that has survived wars, crises, mobilizations, and generations of hostility. It is not a river on a map. It is our bread, it is our cotton, it is our wheat, it is our fields of Sindh, our orchards of Punjab, our waters of Khyber Pakhtunkhwa, our channels of Balochistan. It is our farmer at dawn. It is our mothers drawing water, our children eating roti, our worker in the mill. This is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. That the same neighbor that controls this water flow or claims that it controls the water flows because someone else decides when the water is going to flow and flood you. Someone else decides when the water is going to be stopped. No treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design, on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. The story of Pakistan is in many ways the story of the Indus. It is for this reason that the Indus Waters Treaty of 1960 occupies such a unique place in international relations. India's failed attempt at unilaterally holding in abeyance this treaty has led to international embarrassment for India at various forums, including legal forums. Pakistan has consistently demonstrated its commitment to peaceful engagement and constructive dialogue and the faithful implementation
of the treaty. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. बिल्कुल बुखारी साहब, आपने हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ तो सुना, ये कॉन्फ्रेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, इट्स वेरी वाइटल। ऑब्वियसली इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर, इतने बड़े फोरम के ऊपर इतने लोगों को इकट्ठा करना जो है, और खुशी की बात यह है कि कोई एक वॉइस भी वॉइस ऑफ डिफरेंस नहीं थी। सब ने मिल के एक आवाज़ होकर ये कहा कि पाकिस्तान का राइट ओवर इट्स रिवर इज़ अनचैलेंजेबल। देखिए, ये पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने ये ऐलान किया था कि जी हम इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है, उसके तहत कोई सिंगल फ्रीक जो है वो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको सालिस के पास जाना पड़ेगा, जो इन आवर केस इज़ वर्ल्ड बैंक। हम जब भी वर्ल्ड बैंक के पास गए हैं, वर्ल्ड बैंक हैज़ एंडोर्स्ड एंड एक्सेप्टेड आवर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दैट जेन्युइन। उसके बाद जो सालिसी अदारे हैं वहाँ से भी हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और भारत के मौक़िफ़ को रिजेक्ट किया गया, मुस्तरद कर दिया गया। ये सिंध तास मुआहदा है क्या? थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर आप इजाज़त देंगी जी। तो अपने नाज़रीन को हम समझाते हैं कि इस मुआहदे के तहत 3 दरिया हिंदुस्तान के हिस्से में आए थे, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज शामिल थे। जी। 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे, जिसमें झेलम, चनाब और इंडस थे। तो कैटेगोरिक डिसीजन है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है इसके अंदर, और ये भी तय है कि जो फ्लो रिवर है वो आप रोक नहीं सकते। ये साजिश हिंदुस्तान बहुत अरसे से कर रहा था। इसके बीच हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के बहुत कसूर हैं, जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी की। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कि उन्होंने पाकिस्तान का केस कमज़ोर किया बजाय मजबूत करने के। जी। हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो आवाज़ें हमने सुनी हैं वो तो नेशनल लीडरशिप की हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आए हुए हैं, हाँ जी, अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, चाइना के जो इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना फॉर ग्लोबलाइजेशन, उसके चेयरमैन उसको लीड कर रहे हैं विक्टर गाओ साहब। बिल्कुल बुखारी साहब, चीन तो इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी समझता है। इसके साथ साथ विक्टर गाओ साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा कि इंडिया को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि लो राइपेरियन इंडिया है, अपस्ट्रीम पर चाइना बैठा है, तो अगर पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो जी, ये बड़े, ना सिर्फ डॉक्टर फाओ ने बल्कि चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि हम दरियाए ब्रह्मपुत्रा जो है, जो बहुत बड़ा दरिया है हिंदुस्तान का और बहुत इलाकों को सैराब विराब करता है, उसका पानी भी फिर हिंदुस्तान को नसीब नहीं होगा, और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे। मेरी इतलात ये हैं कि उस डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो इंडिया शुड गेट रेडी। ठीक है। अगर वो पाकिस्तान के साथ पंगा करेगा तो उसके साथ भी पंगा होना है। लेकिन इससे ज़्यादा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है जो रूसी माहिर आई हुई थी, डॉक्टर रोक्सोलाना ज़ैगून जी। उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की है, मेरे ख्याल से सबसे लंबी तकरीर उनकी थी। उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिंध तास मुआहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद है। फिर वो कहती है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने मुआहदे की मुअत्तली के मामले पर सलामती कौंसिल से रजू करने का मुतालबा किया है। ये आवाज़ें बाहर की हैं। ठीक है। रशिया की रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक सुपर पावर। ठीक है। चाइना के गाँव का यहाँ इस मौके पर बोलना मीन अनदर सुपर पावर। तो ये वॉइसेस आपके मौक़िफ़ को एंडोर्स कर रही हैं। बिल्कुल ठीक तो मैं समझता हूँ कि इस एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस। लेकिन ठीक है। हिंदुस्तान अपनी आदत के मुताबिक पंगेबाजी से बाज नहीं रहेगा। लेकिन हमने दो टोक अल्फाज में बता दिया हुआ है। आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी द स्टेटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, एंड अबव दैट द स्टेटमेंट ऑफ आवर फील्ड मार्शल एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। तीनों ने यक ज़बान होकर दो बातें हिंदुस्तान को बताई हैं कि इफ़ यू डू दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है। ये खाली धमकी नहीं है। आपने हम पे हमला किया, हमने आपको कहा हम जवाब देंगे। हमने जवाब दिया, आपकी ऐसी की तैसी हो गई, चाहे आपके रफेल थे चाहे जो भी थे। ये बात कैटेगोरिकली इतने लफ्ज़ों में कही गई है कि अगर आप डैम बनाएंगे, अगर आप सुरंग बना के चिनाब का पानी डाइवर्ट करेंगे ब्यास में,
हम हिट करेंगे उसको, तबाह कर देंगे उसको, ठीक है। एरियल अटैक के साथ, फिजाई कुव्वत के साथ हम उनकी बैंड बजा देंगे। दीज आर सीरियस स्टेटमेंट्स, ये मजाक के या फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। बुखारी साहब, विक्टर गाओ साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि चीन को इस मुआहदे में शामिल हो जाना चाहिए, सेंतास मुआहदे में, और चीन की शमूलियत जो है उस मुआहदे को मजबूत और मुस्तहकम बनाती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, तो वहाँ जाके ये इनिशिएटिव जो है या ये इनविटेशन जो है टू चाइना टू बिकम पार्ट ऑफ इट, ये अब हिंदुस्तान के लिए यकतरफा तौर पे कुछ तय करने का इख्तियार उसके पास नहीं है। अगर ये ट्रीटी रीओपन होगी तो फिर इसमें नई रियलिटीज़ जो है वो शामिल हो जाएंगी, और चाइना इन दिस रीजन इज़ ए जेन्युइन पार्ट ऑफ अस। यानी ये जो ब्रह्मपुत्रा का मैंने जिक्र किया है, अगर हमारा सिंध का या चिनाब का पानी जो है वो डाइवर्ट होगा तो ब्रह्मपुत्रा बंद होगा। इसका मतलब ये है कि चाइना इज़ ए स्टेक होल्डर। ठीक है बुखारी साहब, अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि भारत को ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि पाकिस्तान पर आप दबाव बढ़ाते रहेंगे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की ये इंटरनेशनल जो भी समिट था, ये अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकता है, एक एहतजाज तो हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली पाकिस्तान को कितना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है? देखिए, इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज, ये तो सेमिनार था, इस किस्म के सेमिनार जो है ये किसी भी मुल्क के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं, और जब आपका मौक़िफ़ दुनिया की ज़बान से दुनिया तक पहुंचता है तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम चूँकि ये कह चुके हैं कि इफ़ इंडिया विल डू इट वी विल डिस्ट्रॉय दैट। बिल्कुल ठीक है, इसको सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। इसी के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आकर पॉलिटिकल सिचुएशन पर थोड़ी बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द सलीम बुखारी शो। जी बुखारी साहब, मुझे तो हैरत होती है सारी बातें सुन के। एक तरफ कहा जाता है कि ये तो बहनें हैं, तो भाई के लिए कर रही हैं, दूसरी तरफ वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कह रही हैं कि 175 बिलियन जो है ये आप मत दीजिएगा वफाक को जब तक के मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर कही गई है वो ये है कि मुलाकातें पहले हुआ करती थी ना, आपको याद होगा, हर हफ्ते होती थी, फिर उसके बाद बाहर निकलते थे जब वो तो तमाशा लगता था, फिर उसका हुकूमत ने नोटिस लिया, फिर अदालतों में जाके हुकूमत ने कहा कि जेल मैनुअल के तहत आप कैदी से मिलने के बाद बाहर आके तमाशा नहीं कर सकते, आप फिर भी बाज नहीं आए, फिर आपको तीसरी दफ़ा हुकूमत ने कहा, आप फिर भी बाज नहीं आए। अभी भी वो क्या कह रही है, हमें मुखबरी मिली है। मुखबरी नहीं है ये तो बिल्कुल ओपन है कि आप बाहर आके तकरीर करेंगे तो आप अगली मुलाकात आपकी कैंसिल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आती है कि ये क्या रवैया है। वो इख्तियार वली साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी की मुलाकातें अलीमा खान ने बंद करवाई हैं। अब देखें ना, ये जो अंदर की लड़ाई है इसको भी सियासत की नज़र कर रहे हैं, इसको भी सियासत का हिस्सा बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब आज कह रहे थे कि बानी से मुलाकात करवा दें, तभी पता चलेगा बानी का विजन तो क्या ये है। मुझे बता दें कि वो छनकना बजाने के लिए चेयरमैन है पार्टी के, एक बात। दूसरी बात ये कि फिर आपने एक जॉइंट अपोजिशन बना ली, उसमें आपने सारा इख्तियार दे दिया महमूद चिकज़ई को और वो राजा गुलाम अब्बास उनको। वो काहे के लिए किया था आपने? जब फैसले आपकी मुलाकात पर मबनी हैं तो ये सारे ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बानी से रब्ता हो, उनकी हिदायत हमें मसूल हों। कहाँ लिखा हुआ है ये? कौन सी डिक्शनरी में है ये कि somebody who is sentenced and is serving a term should be allowed to run the politics of a province or indulge into national politics? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें जो हैं ये अनहोनी है, कैसे होती रही हैं और अब क्यों नहीं हो रही हैं, मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा पार्टी या सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान के लिए कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। हाँ जी, आप एहतजाज की कॉलें देते रहे हैं, आप हुकूमत को धमकियां देते रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी पार्टी जिसकी फैमिली डिवाइडेड हो, जिसके वकला के धड़े डिवाइडेड हों, जिसके पॉलिटिकल वर्कर्स डिवाइडेड हों, जिसकी लीडरशिप डिवाइडेड हो, उसको एक जेल में बिल्कुल बैठ ठीक है। के बुखारी साहब, आप तो बारहा ही कह सकता चुके हैं कि मज़ाहमत नहीं, मुफाहमत से ही कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।